गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब ठीक है और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। आज आपको इस वीडियो में जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है महिला आश्रम, जो काका कालेलकर जी ने लिखा है। वैसे तो महिला आश्रम इस नाम से ही हमें पता चलता है कि जहाँ बेसहारा दुखी ऐसी जो महिलाएं हैं जिनको अपने परिवार का साथ नहीं होता है, ऐसी महिलाओं को आश्रय दिया जाता है या उनके रहने की वहाँ पर सुविधा होती है। तो इसे हम मठ भी कहते हैं दूसरी भाषा में, पर यहाँ पर बेसिकली महिलाओं के लिए जो बेसहारा है उन महिलाओं के लिए जो आश्रय स्थान है उसे महिला आश्रम कहा गया है। तो चलिए हम इस पाठ का वाचन और स्पष्टीकरण देखेंगे और लेखक का भी परिचय देखेंगे। लेखक काका कालेलकर जी का जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई। काका कालेलकर के नाम से ये विख्यात है। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है और जो राष्ट्रभाषा है हिंदी के प्रचार के कार्यक्रम को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया था, या हम कह सकते हैं कि वो एक उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार के नाम से वे जाने जाते हैं। उन्होंने विविध विषयों में जो तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है, ये इनका लेखन का एक मुख्य गुण हम बोल सकते हैं। यहाँ पर उनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं, हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र है उनका, आदि। तो इस प्रकार हमने उनका परिचय देखा। अभी ये जो पाठ है, इस पाठ में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वहाँ का वातावरण और नियम, इनके बारे में विस्तृत निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी हमारे विचार, यानी लेखक के विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव, इन बातों का हमें पता चलता है और हम में इन गुणों की हम वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे भी हम बोलेंगे। तो चलिए हम पाठ का विस्तृत वाचन करेंगे। प्रिय सरोज, अभी सरोज जो है ये कालेलकर जी की मुँह बोली बहन है, जिनको उन्होंने बहन माना था, उनको वो पत्र लिखकर ये आश्रम के बारे में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो देखिए, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूँ तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में या संचालय में किसी पुरुष का संबंध ना हो। जी हाँ, लेखक कहते हैं कि जो महिलाओं के लिए हम आश्रम बनाने की सोच रहे हैं, इसका संचालन, यानी हम कह सकते हैं इसका नियंत्रण जो है किसी पुरुष के हाथ में नहीं होना चाहिए, महिलाओं के ही हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अगर ये पत्र द्वारा आपको थोड़ी मदद हो जाएगी सोचने में कि किस प्रकार इसका संचालन होना चाहिए। वो कहते हैं कि आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा या नहीं दिया जाए, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। यानी जिस महिला को इस आश्रम का आश्रय लेना है उसने अपने खाने पीने की व्यवस्था और अपने कपड़े लत्तों की व्यवस्था खुद करनी है, ऐसा उनका मानना है। वह यदि अगर गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। सिफारिश यानी हम कह सकते हैं कि जिनके पहचान से, जिनके रेफरेंस से वो महिला अगर वहाँ पर आई है तो उन्होंने उनके खर्च की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये जो आश्रम वो चलाने वाले थे, ये आश्रम चलाने के लिए वो किसी से भी कोई पैसे नहीं लेने वाले थे। तो ऑब्वियसली है कि जो यहाँ पर आएगा उन्होंने अपने खर्चे की व्यवस्था खुद करनी थी। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम
सोच कर लेना होगा। उन्होंने ये जो यहाँ पर सूचनाएं दी है, इसमें क्या होता था, जो संचालिका थी उनको ये आसानी हो सकती थी कि किस प्रकार वो इस आश्रम को चलाए। तो उनका मानना वही था कि कोई महिला अपने मर्जी से जा सकती है, और अगर ऐसी नौबत आई किसी महिला को वहाँ से निकालने की, तो वो जो भी है वो नोटिस देने के बाद ही उनको निकाला जाए। और लेकिन फिर भी ऐसा जो कदम है वो बहुत ही सोच कर उठाना, ये भी वो कह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, तो इसलिए आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। कालेलकर जी कहते हैं कि आश्रम किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं होगा, यानी सभी धर्मों की महिलाएं यहाँ पर रह सकती है, यहाँ पर सहारा ले सकती है। और यहाँ पर जो वातावरण होगा, ये सभी धर्मों के सर्वधर्म समभाव जो हम कहते हैं, उसी से संबंधित वातावरण यहाँ पर होना चाहिए। और जो सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, तो आदर करना ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। और जो सदाचार है, जो अच्छा आचरण है, भक्तिपूर्ण वातावरण है, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब उसका आचरण यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। स्वावलंबन यानी किसी दूसरे पर निर्भर न होना, या हम कह सकते हैं खुद के कार्य खुद करना, उसे हम स्वावलंबन कहते हैं। और देखिए ना, इन्हीं मुद्दों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि वे गांधी विचारवादी थे, क्योंकि गांधी जी ने भी यही विचारों को ज़्यादा इन्हीं विचारों का आग्रह किया था। तो ये बात हमें पता चलती है। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कला और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान यह होगा। जी हाँ, वे कहते हैं भले ही ये शिक्षण संस्था नहीं है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो महिलाओं का आचरण है, ये कलह कुढ़न मतलब हम कहेंगे झगड़ों से, खीज से दूर रहे, मतलब जेलसी जो कहेंगे, इन बातों से दूर होना चाहिए। इन बातों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। और शुरू में भले ही उद्योग या पढ़ाई की व्यवस्था ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे हम इन बातों को यहाँ पर अपना सकते हैं। या महिलाओं को कुछ छोटे छोटे उद्योग है, या उनकी पढ़ाई जो है, बेसिक जो उनकी शिक्षा है, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मानवतापूर्ण आश्रय स्थान यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम ये होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। जी हाँ, कि अगर महिलाओं को हम थोड़ा उनके खुद के खर्चे के लिए अगर उनको कार्यक्षम बनाएंगे, तो वो बेखटके अपना खर्च खुद चला सकती है, बेझिझक हम कहेंगे। बेखटके यानी बेझिझक, मुक्त तरीके से वो खुद अपना खर्च ले सकती है या निकाल सकती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर जो ये आश्रम है, इस पर कोई समिति का गठन नहीं हुआ होगा, तो झंझट यानी परेशानी नहीं होगी समिति की। तो जो बहन ये कार्य चलाने वाली है, संचालिका जो बनने वाली है, उन पर किसी काम का बोझ नहीं रहेगा, वो मुक्त तरीके से ये काम कर सकती है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। उनकी संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की उन्हें खुराक दे। जी हाँ, एक तरीके से खुराक जो यहाँ पर शब्द दिया है, तो ट्रेनिंग हम कह सकते हैं,
या उनको एक अच्छी तरीके से सीख हम देंगे कि जो महिलाएं यहाँ पर आएंगी, जो कुशल है, जो उन्हीं महिलाओं में से चुनकर वही महिलाएं इस आश्रम को आगे बढ़ाएंगी, बढ़ाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो उनको संगीत की शिक्षा देनी है, भक्ति युक्त वातावरण, प्रेम युक्त वातावरण वहाँ पर निर्माण करना है। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, या ऐसी संस्थाएं मैंने मतलब यहाँ मेरे देखने में हुई है कि जो जहाँ पर महिलाएं जो है वो खुद कार्य कुशल तरीके से 2-2, 4-4 का परिवार चला सकती है। और इस आश्रम की जगह पर हम आगे जाकर छोटे छोटे मकान बना सकते हैं। तो ये भी उनका एक हम कहेंगे प्लान था कि हमने इस तरीके से इस आश्रम को बढ़ावा देना था। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। और लेखक कह रहे हैं कि बहन को, मतलब जो बहन है उनको जो उन्होंने काम ये दिया है, ये काम देने का अर्थ यही है कि मैं उनकी शक्ति, उनकी एबिलिटी पर, उनकी कुशलता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये कर सकती है, ऐसा वे कह रहे हैं। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही रहेगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्द कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी आगे का विचार करने लगूंगा। अभी देखिएगा, यहाँ पर लेखक ने प्रिय सरोज कहा था, यानी जो सरोज बहन है उनको उन्होंने पत्र लिखा है और उसी पत्र में उन्होंने और एक दूसरी बहन के बारे में, संदर्भ में बात की है। तो अभी यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए उनका केवल दूसरी जो बहन है ऐसा ही हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरी जो सलाह है, मैं किसी भी तरीके से इसका कोई कंट्रीब्यूशन या हिस्सा नहीं लूँगा। और आगे चलकर जो बहन, मतलब जो ये करने वाली है, उनको खुद को लगेगा कि मैं तो केवल एक निमित्त थी, एक रीज़न थी शुरू करने का, लेकिन अपने आप ये संस्था आगे बढ़ेगी। और इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है समाज में। अभी उस टाइम क्या, मेरे ख्याल से वर्तमान स्थिति में भी ऐसी कई सारी बेसहारा महिलाएं हैं कि जिनको एक अच्छा प्रॉपर जो जगह है, उनको वहाँ पे रहने की सुविधा मिलनी ज़रूरी होती है। हम देखते हैं कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्माण होती है। तो उस वक्त भी लेखक कह रहे हैं कि उस वक्त की समाज स्थिति को देखकर भी महिला आश्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, यानी इसी ज़रूरत को लेकर उस आश्रम का जन्म होना ही होगा, क्योंकि ज़रूरत से ही तो कोई बात जो होती है वो आगे बढ़ती है। और वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है बहन पर, इसलिए मैंने उनको ये कार्य सूचित किया है, वरना नहीं करता। और मैं जो इन सूचनाओं का आपको प्रार्थना पूर्वक विचार करने के लिए कह रहा हूँ, इस पर आप पूरी तरीके से दोनों विचार करो और फिर मुझे उत्तर दो, ऐसा उनका मानना है। अभी अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं, यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंतिमम फूल बहार में है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं है, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, वे टिकते बहुत है। यहाँ पर लेखक ने गुलदाउदी, क्रिजेंतिमम, इन फूलों
की प्रजातियों का उल्लेख किया हुआ है। और उनकी जो क्वालिटी है फूलों की, क्रिजेंथेमम की, कि ये जैसे मानो महीनों तक इसकी कलियां वैसी की वैसी रहती है। और उन्होंने इस बात को उपमा दी है कि मानो कोई बात जो है वो जो फूल है अपने मन में, अपने होठों में दबाकर बैठा हो, ऐसी कल्पना उन्होंने यहाँ पर की है। अभी फूलों का ये संदर्भ देने से हमें पता चलता है कि लेखक को जो हम कहेंगे प्रकृति से भी बहुत ज़्यादा लगाव रहा होगा। और दूसरी बात, परीक्षा के हेतु से हमें ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन से फूलों की प्रजातियों का उल्लेख इस पाठ में या इस पैराग्राफ में किया है, वो आपको यहाँ पर देना ज़रूरी रहेगा। गुलाब भी खिलने लगे हैं और कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। कॉस्मोस फूल जो है उसका भी संदर्भ और गुलाब का भी संदर्भ आपको देना रहेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, जिनिया नाम का भी एक पौधा जो है वो रास्ते के किनारे था, लेकिन कोई आता था तो उसकी कलियां तोड़ चला जाता था। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उस पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। सिरहाने यानी जहाँ पर सोने की जो जगह होती है, सिर के साइड की जो जगह होती है उसे हम सिरहाने कहते हैं। तो उस साइड के कॉर्नर में उन्होंने वो जो पौधा है जिनिया का वो लगा दिया था। और फिर बाद में वो कहते हैं कि उसने इतने सुंदर फूल दिए कि मानो उसकी जो आंखें हैं वो उत्कटता से बोलती हो, और ऐसी उस फूल के बारे में उन्होंने कल्पना की है। 1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया, परसों ही मैंने उसे विदा दी। फूल को विदा दी यानी पौधे को, यानी वो पौधा जो था वो सूख गया था तो उन्होंने निकाल दिया उसको। और ये जो पत्र है बच्चों, उन्होंने 1944 मतलब 21 दिसंबर 1944 को ये पत्र उन्होंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर तारीख भी हमें पता चलती है कि इतने साल पुराना ये पत्र था। आगे का जो पत्र है वो लिखते हैं, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला, क्योंकि जो रिप्लाई है वो उन्होंने किया था, सरोज जी ने किया था, और अभी वापस वे पत्र लिख रहे हैं। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। जो महीने में उन्होंने 15 तारीख और मेरे ख्याल से 11 तारीख रहेगी, यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुई है शायद मुझसे, और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा, क्योंकि 1, 11, 15 इस प्रकार उन्होंने लिखी होगी। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं, बापूजी यानी महात्मा गांधी जी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर ग्रंथावली से। तो इस प्रकार उन्होंने ये चौथा पत्र जो था सरोज जी को लिखा था, जिसमें उन्होंने गांधी जी का भी उल्लेख किया है कि जो उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने ज़्यादा कार्य आकर्षित करना है, और उसलिए उस बात के लिए यानी उस कार्य के लिए उनको उर्दू भाषा का भी सीखना आवश्यक उन्होंने कहा था। और इस प्रकार जो काका कालेलकर जी का के ये जो पत्र है, ये पत्र हमारे यहाँ इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये जो पाठ की विधा थी स्टूडेंट्स, ये पत्र विधा हम मानेंगे, यानी पत्र लेखन कैसा होना चाहिए इससे भी हमें पता चलता है। तो इस प्रकार
एक छोटा सा निबंध या पूरक पठन जो लेखन, ये पाठ है, पूरक पठन नहीं है, पाठ है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर। आगे के स्वाध्याय वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।